हेलो दोस्तों, आप मुझे एक छोटे मोटे लेखक के तौर पर जानते हैं। मैं कहानी लिखता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहानी लिखने और पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, बल्कि कहानी जीने की चीज़ होती है। तो आइए आज मेरे साथ एक कहानी को आप भी जी लीजिए। कहानी का शीर्षक है आज फिर तेरी याद आई है। ये कहानी मैं विधा में है, लेकिन ये कहानी मेरी नहीं, उन हज़ारों लाखों करोड़ों युवाओं की हो सकती है जो कभी अपने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। तब मैं 7वीं कक्षा में था। स्कूल में प्रार्थना का समय 9:30 बजे था। 10 बजे तक क्लास लग जाती थी। मैं स्कूल 9 बजे ही पहुंच जाता था। मैं अपने क्लास में लड़कों वाले लाइन के पहले बेंच पर बैठता था और वो लड़की वाले लाइन पर पहले बेंच पे सबसे किनारे बैठा करती थी। क्लास में घुसते ही मेरा पहला काम होता था उसके जगह को देखना कि वो स्कूल आई है या नहीं। उसके जगह पर किताब कॉपी देखकर मन में एक सुकून सी मिलती थी। फिर भी उसके सीट पर रखे कॉपी पर लिखे नाम को पढ़कर कन्फर्म करता कि सच में वह आज स्कूल आई है या नहीं। और अगर स्कूल आई है तो मैं कभी उसे डायरेक्ट नहीं देख पाता। हिम्मत ही नहीं होती थी कि डायरेक्ट नज़र से नज़र मिला पाऊँ। मात्र अपने आँख को 30 डिग्री लेफ्ट टर्न करके उसके दुपट्टे को देख पाता कि उसके सीट पर कोई लड़की बैठी है या नहीं। फिर मैं अपने सीट पर जाकर सीधे बैठ जाता। 2-4 मिनट आपस में अपने सहपाठियों से बातें करता। उन सहपाठियों में एक था नीरज, जिसका घरेलू नाम बुटन था। बुटन मेरे ही बेंच पर बैठा करता था। बुटन ने कहा, यार सोनू, आज तो मज़ा आ गया। आज तो झकास लग रही है रे। देखो ना, बाल खोल के आई है, तितली वाला सटिया लगाई है। सटिया एक तरह का गांव का गजरा होता है। वही सूट पहनी है जो सरस्वती पूजा में पहनी थी। देखो ना सोनू, एक बार देखो ना। बुटन के बार बार अनुरोध करने के बाद भी मैं सीधा नहीं देख पाया। कभी गलती से नज़र टकरा जाती तो मेरे शरीर में कंपन हो जाती थी और पूरे क्लास को मेरे और उसके बारे में पता था, इसलिए मैं कभी डायरेक्ट नहीं देख पाता। बुटन के मुंह से उसकी सुंदरता का गुणगान के बाद मेरे मन में चलता रहा कि एक झलक देख ही लूं, पर हिम्मत ही नहीं होती। फिर मैं अपनी क्लास के डेस्क को नीचे एक कलम गिरा देता और कलम उठाने के बहाने उसके पैर को देख पाता, उसके पैर और चप्पल को देख पाता। कुछ सेकेंड देखने के बाद मैं धीरे धीरे अपने सिर को उठाता, फिर नीचे झुके झुके ही ऊपर की तरफ देखता। उसके एक साइड को देख पाता, एक गाल पर लटके जुल्फे वाली बाल, एक कान के झुलनी जो धीरे धीरे हिल डोल कर उसके गालों से टकराती है। एक आँख तो पूरा नहीं दिखता, हाँ, आँख के काजल जो आँखों से थोड़ा बाहर आ गया है, एकदम पतली सी नुकीली। पलक उठता है, गिरता है। मेरा दोस्त बीरबल मेरे से कहता है, ये इस हरकत से वाकिफ है। अगर मैं ज़्यादा देर तक बेंच के नीचे झुका रहता तो बीरबल कहता, अबे साले उठ जा, कलम ही गिरा है ना, कलम को उठाने के लिए तुम क्यों इतना गिरा जा रहा है। मुंह देखने की हिम्मत नहीं है तो उसके गोड़ देख रहा है, अर्थात पैर देख रहा है। पैर ही देखकर पेट भर ले। स्कूल में प्रार्थना घंटी बजी। सारे बच्चे ग्राउंड में आए, लाइन लगी। क्लास का मॉनिटर होने के नाते मेरा काम था कि अपने क्लास के हर बच्चों को लेकर प्रार्थना के ग्राउंड में जाऊं। वैसे मैं पहले ही प्रार्थना के लिए निकल जाता, क्लास में वही नहीं निकलती थी। वह अपने ट्यूशन का वर्क किया करती थी। फिर मैं बाहर आकर उसकी किसी सहेली से बोलता कि जाओ उसे बोलना प्रार्थना में आ जाए। अमूमन वो और उसकी एक सहेली प्रार्थना कराती थी। मैं कोशिश करता था कि मैं लाइन में
उस जगह खड़ा हो जहाँ से वो नज़र ना पड़े, वह मुझे देख ना पाए, ताकि मैं उसे प्रार्थना करते समय भी अच्छी तरह देख पाऊँ। यह प्रार्थना कहीं तो मेरे लिए बहुमूल्य समय होता था जब मैं उसे देख पाता सही से। वह और उसकी सहेली प्रार्थना के लिए बरामदे में खड़ा होती। यह एक ऐसा मौका था जब मैं उसे फ्रंट से देख पाता। उसके दोनों आंखें बंद, दोनों गालों और दोनों कानों के झुमके, नाक की नथुनी को देख पाता। ऊपर नीचे करते होठ को निहार पाता। उसके गले में एक काले धागे का माला था जिससे क्रिस्टल लगा था। सूर्य की लाइट उसके माला के क्रिस्टल से परावर्तित होकर मेरे आँख तक आपतित होती। बिना बर्फात के इंद्रधनुष को मैं देख पाता। उसकी आसमानी दुपट्टा, उसकी दुपट्टा संपूर्ण अंतरिक्ष बन गया था, जिसमें मैं एक अंतरिक्ष यात्री की तरह विचरण कर रहा था। जिस प्रकार अंतरिक्ष में निर्वात होती है, किसी का आवाज़ भी आप सुन नहीं पाते, उसी प्रकार मुझे प्रार्थना कहाँ सुनाई देता था। मैं तो उसकी आसमानी दुपट्टा रूपी अंतरिक्ष में खोया रहता, जहाँ ग्रेविटी का भी अभाव था। प्रार्थना खत्म होने के बाद लड़कों में से किसी को बुलाया जाता संविधान की प्रस्तावना बोलने के लिए। मुझे बुलाया जाता तो मैं बुटन को भेज दिया करता था, क्योंकि आज तक न तो मुझे प्रार्थना याद हुई और ना ही प्रस्तावना। हाँ, कई बार डांट और पिटाई के बाद प्रियम्बल याद करने की कोशिश करता, पर यह प्रियम्बल का कुछ शब्द जैसे प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, अंगीकृत, आत्म अर्पित आदि में लटपटा जाता था। अगर बहुत कोशिश के बाद में प्रियम्बल बोलता भी तो उसे देखकर नर्वसा जाता था, इसलिए बुटन बिना बुलाए ही प्रियम्बल के लिए चला जाता था। बुटन को प्रियम्बल अच्छी तरह याद थी। आज 9:15 हो गया, वो अभी तक स्कूल नहीं आई। अमूमन 9 बजे तक स्कूल आ जाया करती थी। मैं क्लास में अपने सीट पर किताब रखा। क्लास में घुसते ही मुझे महसूस हुआ कि उसकी सीट खाली है। फिर सीट पर गया तो बुटन ने बताया, अरे सोनू, क्या बात है, आज वो आई नहीं? मैंने कहा, क्या सच में नहीं आई है? बुटन ने मेरे कान पकड़कर उसके सीट की तरफ दिखाते हुए बोला, साले देखता नहीं है उसकी सीट खाली है। अब मैं उसका सीट को अच्छी तरह निहार चुका था। वह क्लास में नहीं थी। जिस दिन वह क्लास में नहीं आती, उस दिन मैं क्लास को 360 डिग्री देख पाता। और अब मेरे अंदर एक बेचैनी थी और मैं बार बार खिड़की से बाहर देखता। खिड़की से स्कूल के पीछे वाली सड़क दिखती है, जिस सड़क से होकर वो आती थी। सड़क पर स्कूल ड्रेस पहने बहुत सारे लड़के लड़कियां स्कूल आ रहे हैं, परंतु वह नहीं। फिर मैं बाहर आकर स्कूल के गेट की तरह देखता। अब 9:25 हो गया, परंतु वह स्कूल में नहीं दिखी। मैं छत पर चढ़कर देखने लगा। स्कूल की छत से नहर दिखता है, जिस नहर से वो आती थी। धुंधला सा नजर आया कि नहर से उतरकर सड़क पर 3-4 साइकिल दिख रहा था। मेरे मन में एक सुकून सा महसूस हुआ। उस साइकिल में एक गुलाबी रंग का सूट पहने लड़की झलक रही थी। मैंने अच्छी तरह पहचान लिया कि वह सूट उसकी सहेली की ही है, परंतु जैसे ही साइकिल स्कूल का नज़दीक आया, मैं निराश हो गया। उन साइकिलों में उसकी साइकिल नहीं था। आज वह आसमानी दुपट्टा नहीं दिखा। उन लड़कियों में वह नहीं थी। मैं नीचे आया। अब यह कन्फर्म हो चुका था कि आज वो स्कूल नहीं आएगी, परंतु न जाने क्यों उसके गांव के किसी लड़का लड़की, औरत मर्द, गाय भैंस, कुत्तों को देखकर भी मुझे सुकून मिलता है। स्कूल में उसकी सहेलियों को देखकर कुछ हद तक बेचैनी कम हुआ। प्रार्थना के बाद मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। बिरबल भी आज शांत था। बुटन मुझे छेड़ते हुए बोला, का रे सोनू, आज तो तू टिफिन में ही
घर भाग जाएगा, आज तो तू खो खो भी नहीं खेलेगा। तब तक उसकी सहेली मेरे पास आई, धीरे से बोली, आज नहीं आएगी। बूटन ने सही ही कहा था। मैं सर दर्द के बहाना बनाकर लंच में ही स्कूल से घर चला गया। अगले दिन स्कूल में देर से आया, सीट पर किताब रखा, तिरछी नज़र से देखा, आसमानी दुपट्टा दिखी। मन में सुकून मिला, पर उसका स्कूल में होना भी मन में एक अलग हलचल उत्पन्न करता था। सीट पर पहले से ही बूटन मौजूद था। बूटन को धक्का देते हुए मैंने कहा, चल रे, अपनी सीट पर जा। बूटन बाएं ओर खिसकते हुए एक गाना गुनगुनाया, जो बेकरारी अब तक इधर थी वो बेकरारी उधर किस लिए है, और मुझे देखकर हंसने लगा। हंसते हुए पूछा, अरे सोनुआ, इतना देर काहे हुआ रे आज? मैंने मुस्कुराया। बूटन मेरे कान में अपना मुंह फटाकर बोला, आज उसका भी वही हाल था जो कल तुम्हारा था। मेरा कलम डेस्क से नीचे गिरा। मैं कलम उठाने के लिए नीचे झुका। उसका पैर, पायल और चप्पल देखकर मैं सर ऊपर उठा रहा था कि उसकी नज़र से मेरी नज़र लड़ गई। वह पहले से ही मुझे देख रही थी। हम दोनों ही शर्मा गए। आज दोनों ही खुश थे। लंच में खो खो कबड्डी खेले। 4 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद कभी कभी मैं, बीरबल और दिनेश उसका पीछा करते करते नहर के पुल तक जाते थे। नहर पर रेत है, साइकिल की पहिया रेत के बालों में फंस जाती थी। फिर तो कुछ देर तक पैदल ही चलना पड़ता था। शनिवार को स्कूल की छुट्टी 12 बजे ही हुई। हम सभी 1 बजे तक खो खो खेले। शनिवार को अमूमन कम ही बच्चे स्कूल आया करते थे। आज उसके गांव से मात्र 3 लड़कियां ही आई थी। स्कूल के गेट पर निकलने के बाद बीरबल और दिनेश उन तीनों के साथ हो लिए। उसकी सहेली मुझसे मजाक करते हुए बोली, ए सोनू, दम है तो आज इसे साइकिल पर बैठा कर ले जाइए। इधर बीरबल और दिनेश भी मुझे ललकारा, रे सोनुआ, ऐसा मौका फिर ना मिली। उसने भी साइकिल मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या था, मैं साइकिल चलाने लगा, वह पीछे साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। मैं साइकिल का पैडल मारने लगा। बाकी सभी देखकर हंसने लगे। आज पहली बार हम दोनों इतना नज़दीक थे। हम दोनों के शरीर के बीच मात्र कुछ सेंटीमीटर की फासला थी। उसके बाल से क्लिनिक प्लस शैम्पू की महक मुझे मदहोश किए जा रही थी। मैं हमेशा सोचता था कि उससे बात करूं। आज वो मेरे साइकिल पर बैठी थी, पर एक शब्द न मैं बोला न वो। साइकिल का पैडल को दबाते जा रहा था। साइकिल आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी आसमानी रंग का दुपट्टा हवा में लहराई जा रही थी। फड़ 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 साइकिल की आवाज़, चूँ 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 चूँ, चक टक टक, कट कट कट, और साइकिल नहर के रेत में जाकर फंस गई। बाकी सब अभी पीछे ही थे। यहाँ नहर पर हम दोनों अकेले। हम दोनों एक दूसरे को के चप्पल निहारते रहे। नज़र मिलाने की हिम्मत न मुझे थी न उसे। मैं उसके पैर निहारने लगा, उसका चप्पल, उसका पायल।